कंटिन्यू करते हैं आज हम एलसीआर सर्किट को। एलसीआर सर्किट के बेसिक केसेस हमने किए लास्ट में। बेसिक केसेस में मैंने आपको बताया कि इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट वो हो जाता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। tan फाई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। फाई अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल फाई। अगर फाई नेगेटिव होता है तो वोल्टेज लैग्स द करंट बाय एन एंगल फाई। अगर एलआर सर्किट है तो सी को क्या कर दोगे, जीरो। अगर आरसी सर्किट है तो एल को क्या कर दोगे, जीरो। अगर एलसी सर्किट है तो आर को क्या कर दोगे, जीरो। सिमिलरली सारी कंडीशंस आप उसमें सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल लोगे। एवरेज पावर कंजम्पशन आपने पढ़ा ईवी आईवी कॉस फाई, याद है सारी बात सबको। आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज है इस एलसीआर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। नोबडी राइट्स, आई विल गिव यू टाइम। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री का नहीं है ये, फिजिक्स का है रेजोनेंस। किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट को रेजोनेंस में हम कब बोलते हैं, जब उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे। स्टेटमेंट लिखिए साथ साथ। अ सीरीज एलसीआर सर्किट, a series LCR circuit is said to be in resonance if maximum current flows through the circuit. Maximum current flows through the circuit. That is, impedance of the circuit is minimum. इंपीडेंस जब ऑपोजिशन मिनिमम होगी तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मानते हो? जब ऑपोजिशन मिनिमम होगी तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब सामने ध्यान दो, अब सामने ध्यान दो। अब लिखना नहीं, समझने वाले पॉइंट्स हैं। सिचुएशन समझिए। इंपीडेंस का फॉर्मूला आपके पास है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, यही होता है। अगर मैं सर्किट में आर एल और सी इन तीनों को चेंज नहीं करना चाहता, वही इंडक्टर, वही रेजिस्टेंस, वही कैपेसिटर, ये तीन चीजें अगर सेम रहती हैं, मैं फिर भी इंपीडेंस बदल सकता हूं ओमेगा को चेंज करके। क्योंकि ओमेगा चेंज होगा तो एक्सएल और एक्ससी दोनों चेंज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, एक्सएल is very less because XL directly proportional है फ्रीक्वेंसी के, and XC is very large because XC क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मानते हो बात? जो इंपीडेंस है वो XL और XC पे डिपेंडेंट नहीं है, वो दोनों के डिफरेंस पे डिपेंडेंट है। XL बहुत छोटा है, XC बहुत बड़ा है, तो गैप बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे XL माइनस XC इज वेरी लार्ज, इट मींस इंपीडेंस इज वेरी लार्ज। सो लो फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस बहुत ज्यादा होती है, कम फ्रीक्वेंसी होगी तो इंपीडेंस ज्यादा होगी। एज frequency increases,
XL increases and XC decreases. हाँ कि ना? This implies XL minus XC decreases. This implies impedance decreases. दोबारा सुनो, XL बहुत कम था, XC बहुत ज्यादा था, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, XL क्या होगा? बढ़ेगा, XC क्या होगा? कम होगा। गैप कम हुआ, गैप कम हुआ तो क्या होगा? Z कम हो जाएगा, क्योंकि गैप Z किस पे डिपेंडेंट है? गैप पे। मैंने और कम किया और कम किया और कम किया, एक वक्त आएगा गैप क्या हो जाएगा? 0। मतलब आफ्टर सम टाइम एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी XL becomes equal to XC, implies Z becomes equal to R, जो कि मिनिमम वैल्यू होगी। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होगा? इफ वी फर्दर इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, XL further increases and XC decreases, and now gap increases, implies Z increases. पहले XL कम था, XC ज्यादा था, XL बढ़ रहा है, XC कम हो रहा है, गैप कम हो रहा है, कम होते होते गैप क्या हुआ? 0, फिर बढ़ने लगा गैप। तो पहले गैप कम है, फिर गैप हुआ 0, फिर गैप बढ़ने लगा। मतलब ये ऊपर वाले सिचुएशन में इस सेक्शन में XL छोटा है XC से, और इस सेक्शन में क्या हो गया? XL बड़ा हो गया XC से। मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो क्या होगा? पहले Z बहुत ज्यादा है लो फ्रीक्वेंसी पे, धीरे धीरे Z क्या होगा? कम होगा, मिनिमम वैल्यू पे पहुंच के वापस बढ़ने लगेगा। ये पॉइंट क्या होगा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे Z होगा मिनिमम, और ये किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। इस पॉइंट से पहले XL छोटा है XC से, इस पॉइंट पे XL बराबर हो गया XC के, और इस पॉइंट के बियॉन्ड XL बड़ा हो जाएगा XC से। मानते हो? कोई दिक्कत किसी को इस पूरे स्टेप में? श्योर? दोबारा समझो मैंने क्या बोला। जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, XL बिल्कुल मरगिल्ला सा है, कम है, XC बहुत बड़ा है, क्योंकि इनवर्सली है, वो डायरेक्टली था। फ्रीक्वेंसी बढ़ी, XL बढ़ा, XC कम होने लगा, XL बढ़ा, XC कम होने लगेगा, गैप कम हो जाएगा, गैप कम हो जाएगा तो Z कम हो जाएगा, Z कम हो जाएगा, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, Z मिनिमम हो गया। उसके बाद फिर से गैप बढ़ने लगा, मतलब उसके बाद फिर से इंपीडेंस बढ़ने लगी। तो पहले इंपीडेंस कम होते 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 किसके बराबर पहुंचेगी? R के, फिर बढ़ते 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 रहेगी। अब इंटरेस्टिंगली इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी at which Z is minimum implies current is maximum is called resonating frequency. क्या ये बात सबको समझ में आती है? इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं
करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो इससे बिल्कुल उल्टा ग्राफ बनेगा, क्योंकि जब इंपीडेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, जब इंपीडेंस कम है तो करंट बढ़ेगा, जब इंपीडेंस कम होगी तो करंट बढ़ेगा, जब इंपीडेंस बढ़ेगी तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। इससे बिल्कुल रिवर्स, यहां पे जो वैल्यू है ये पॉइंट, यहां करंट मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम करंट होगा कितना, ये होगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस के बराबर, क्योंकि इस पॉइंट पे जो वो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल है ना इंपीडेंस, इस पॉइंट पे ऑपोजिशन किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर। और ये जो पॉइंट है यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इससे पहले एक्सएल छोटा है एक्ससी से, इसके बियॉन्ड एक्सएल बड़ा है एक्ससी से, इस पॉइंट पे एक्सएल बराबर है एक्ससी से। ठीक, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब एक्सएल एक्ससी से छोटा होता है तो वोल्टेज लैग करती है करंट को, फाई नेगेटिव हो जाता है। जब एक्सएल एक्ससी से बड़ा होता है तो वोल्टेज लीड करती है करंट को। तो यहां पे वोल्टेज लैग करेगी, बिकॉज फाई क्या है, नेगेटिव। इसके बियॉन्ड वोल्टेज लीड करेगी, क्योंकि फाई क्या हो गया, पॉजिटिव। और रेजोनेंस में वोल्टेज इन सेम फेज, क्योंकि यहां पे फाई क्या हो जाएगा, 0। सेम सिचुएशन आप इसमें भी बोल सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट तो बिल्कुल ही सेम चल रहा है। सो इस सिचुएशन में भी इधर क्या होगा, वोल्टेज लैग करेगी, बिकॉज फाई क्या हो गया, नेगेटिव। इसके बियॉन्ड वोल्टेज लीड करेगी, बिकॉज फाई क्या हो गया, पॉजिटिव। और इस पॉइंट पे वोल्टेज सेम फेज में होगी। एज करंट, बिकॉज फाई क्या हो गया, 0। क्या ये समझ में आता है? तो रेजोनेंस पे क्या क्या हुआ, इसको सब इकट्ठा करते हैं। एट रेजोनेंस क्या क्या चीज होती है। सबसे पहला पॉइंट, एक्सएल बराबर हो जाता है एक्ससी के। ठीक, इससे हुआ क्या, ओमेगा एट रेजोनेंस इंटू एल 1 ओमेगा एट रेजोनेंस इंटू सी के बराबर होगा। इससे क्या पता लगा, ओमेगा एट रेजोनेंस का स्क्वायर 1/LC के बराबर होगा। इससे क्या पता लगा, ओमेगा एट रेजोनेंस होना चाहिए 1/√LC। इससे क्या पता लगा कि फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस होनी चाहिए 1/2π√LC। ओमेगा क्या होता है, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस का फॉर्मूला कितना आया, 1/2π√LC। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एट रेजोनेंस क्या होता है, Z किसके बराबर हो जाता है, R के। तीसरा पॉइंट, एट रेजोनेंस voltage is in same phase as current। चौथा पॉइंट, वोल्टेज सेम फेज में है करंट के, सो सर्किट behaves as purely resistive circuit। सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, उसमें और कोई कंपोनेंट का काम नहीं होगा।
क्योंकि एक्सएल एक्सी क्या है, बराबर होके खत्म हो गए, कैंसल आउट हो गए। ठीक है, जेड जो होगा वो मिनिमम होगा, करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस के, क्योंकि जेड किसके बराबर है, आर के। वैसे किसी भी सर्किट में करंट को क्या लिखोगे, वोल्टेज बाय इंपीडेंस। रेजिस्टिव सर्किट के सारे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, मतलब एट रेजोनेंस पावर आप लिखोगे ईवीआईवी, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, क्या है, ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। 7वां पॉइंट, पावर फैक्टर वो हो जाएगा 1, बिकॉज फाई क्या है, 0, और कॉस फाई कितना हो जाएगा, 1। कॉस 0 1 होता है ना। पावर फैक्टर आर बाय जेड होता है, ऐसे भी सोच सकते हो। दूसरा तरीका, कॉस फाई यानी पावर फैक्टर वो होता है आर बाय जेड, और आर और जेड बराबर है ना इस केस में, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, 1। तो जितने पॉइंटर्स लिखे हैं ये सारे याद होने चाहिए, सब काम आएंगे। पहला, एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, इसी से निकला। रेजोनेंस पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC, रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC। इंपीडेंस जो होगा वो मिनिमम होगा, और किसके बराबर होगा, आर के। वोल्टेज और करंट दोनों किसमें होंगे, सेम फेज में। सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। करंट रेजिस्टेंस में क्या होता है, E/R वही होगा। पावर क्या होता है, EVIV वही होगी। पावर फैक्टर क्या हो जाता है, 1। सो ये रेफर भी कई बार कर देता है, मतलब कई बार क्वेश्चन में रेजोनेंस वो बोलना चाहता है पर रेजोनेंस बोलता नहीं है, वो बोल देता है पावर फैक्टर इक्वल टू 1, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, रेजोनेंस की बात कर रहा है। ठीक है, ये 1 मार्कर का बोर्ड में भी आया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ एन एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस, तो वैल्यू क्या होगी, 1। समझ में आ गई यहां तक बात, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब 2-3 पॉइंटर्स और बताने, मैंने पहले इतना लिखो। नेक्स्ट, अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, इसमें अगर मैं 2 ग्राफ बनाना चाहता हूं, एल और सी सेम है, मेरे पास 2 एलसीआर सर्किट्स हैं, एलसीआर सर्किट 1, एलसीआर सर्किट 2। एक में एल आर एल सी और R1 है, दूसरे में एल सी और R2 है। दोनों में रेजिस्टेंस का फर्क है, दोनों में रेजिस्टेंस का फर्क है। एल और सी सेम है। अगर एल और सी सेम है, इफ एल एंड सी आर सेम, इट मींस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज सेम। यस और नो? क्योंकि आर डिफरेंट है, सिंस R is different, therefore Z will be different at resonance. Also, Imax will be different, isn't it? Z जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और I जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं R1 ग्रेटर देन R2 बोलता हूं, तो दोनों के लिए इंपीडेंस का ग्राफ कैसा बनेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम वो नीचे तक जाएगा। ये कौन सा होगा, तो दूसरा भी बना देता हूं, फिर एक साथ नाम देते हैं। और एक होगा ऐसा, रेजोनेट सेम बनाना था। सो दोनों की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम होगी, दोनों की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम होगी। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका Z ज्यादा होगा। तो ये होगा R1 के लिए
और ये होगा R2 के लिए। जिसका रेजिस्टेंस कम है उसके लिए मैक्सिमम Z भी क्या होगा, कम। उसके लिए करंट उतना ही ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊं, ध्यान देना, इससे एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। ये एक ग्राफ बना, ये किसके लिए बनेगा, R2 के लिए। जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट क्या होगा, ज्यादा। तो R2 कम है तो उसका मैक्सिमम करंट क्या होगा, ज्यादा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका मैक्सिमम करंट कम होगा। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? यानी ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ऊपर वाला, ये ज्यादा शार्प है एज कंपेयर टू नीचे वाला। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक टर्म से, उसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर। क्या होता है क्यू फैक्टर? क्यू फैक्टर ऑफ एन LCR सर्किट at resonance is the ratio वाली बात बाद में करेंगे, sharpness of tuning at resonance। मतलब ये आपके पास करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। ये दो ग्राफ थे। दिस इज मोर शार्प, तो हाई वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर। दिस इज लेस शार्प, तो लो वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर। हाई क्वालिटी फैक्टर, लो रेजिस्टेंस। यही लो रेजिस्टेंस के लिए ही था ना ये ग्राफ। लो क्वालिटी फैक्टर, हाई रेजिस्टेंस। तो क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। अभी मैथमेटिकली निकाल रहा हूं, डोंट वरी। इसका मतलब क्या है? रेडियो सुना है, FM सुना है। एक होता है, आप पुराने रेडियो देखोगे, एक होता है FM, एक होता है AM। ठीक है, FM कहलाता है, वैसे नाम फुल फॉर्म क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और AM होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। FM जो है वो मेगाहर्ट्ज में होता है, 10⁶ हर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है वो। उसमें शार्पनेस बहुत ज्यादा होती है। 91.1 मेगाहर्ट्ज पे आप सुन रहे हो, 91.12 करोगे आवाज खराब होनी शुरू हो जाएगी। मतलब उसमें जो ट्यूनिंग है, जब करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है तो वो बहुत शार्प है, तो इसीलिए आप क्रिस्टल क्लियर साउंड सुन सकते हो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। जबकि मीडियम वेव वाला जो बैंड होता है, मतलब AM वाला जो बैंड होता है, उसमें किलोहर्ट्ज में होती है फ्रीक्वेंसी। आप 400 किलोहर्ट्ज पे कोई सिग्नल वो हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, आप 400 पे सुनोगे आपको साफ सुनाई देगा। आप 410 करोगे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, आपको तब भी साफ सुनाई देगा, बट हल्की बहुत फर्क आ जाएगा, विच यू कैन नॉट इवन डिस्टिंग्विश। इसीलिए आप 380 390 कर दो आपको साफ सुनाई देगा। मतलब वो बैंड बड़ा हो जाता है जब करंट मैक्सिमम हो रहा है। आप यहां देखो, ये बैंड बड़ा हो गया जहां करंट अपने लगभग मैक्सिमम वैल्यू पे, यहां वो पॉइंट बहुत छोटा है जहां पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे। तो ये बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट करता है। तो यहां क्वालिटी मार खा जाती है, आप कभी भी डिसाइसिवली उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पहुंच ही नहीं पाओगे जिसपे वो शार्पनेस है। तो इसीलिए क्वालिटी फैक्टर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, सो दैट कि आपका ट्रांसमिशन बढ़िया हो। ठीक है, बाकी ये ट्रांसमिशन की डिटेल्स में अपने आप को जानबूझ के रोक रहा हूं, क्योंकि आपके कोर्स में पहले एक चैप्टर होता था कम्युनिकेशन सिस्टम्स, उसमें सारा डिटेल में था, वो हट चुका है, वो अब नहीं है, पूरा चैप्टर ही उड़ गया। पहले सेमीकंडक्टर चैप्टर एंड का है
उसके अगला एक और चैप्टर होता था प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, 2003 में ऐड हुआ था, और उसका रेस्ट इन पीस हो गया 2022 में, शायद 22 या 21 या 22 में उड़ाया उसको। ठीक है, 19-20 साल तक वो रहा है सिलेबस में। उससे पहले चैप्टर होता था यूनिवर्स, अब उन्होंने बिल्कुल ही उड़ा दिया कि बच्चे गरीब हो गए, पढ़ते नहीं है, कम करो कोर्स। यहां तक समझ में आ गया सबको? बबलू, यहां तक समझ में आ गया? अब हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। असली खेल वो है इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन समझने के लिए, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं पावर की। सबसे पहले हम पावर की बात करते हैं। पावर इन एलसीआर सर्किट, पावर इन एलसीआर सर्किट is given by P is equal to EV IV cos phi. Yes or no? Let's modify this formula. IV होता है EV by Z, ओम्स लॉ। cos phi क्या होता है? R by Z होता है कि नहीं? cos phi होता है R by Z और IV होता है EV by Z। ये हो गया EV स्क्वायर R by Z स्क्वायर। ये पावर का एक फॉर्मूला बना। अभी खत्म नहीं हुआ, हमें मैक्सिमम पावर देखनी है एट रेजोनेंस। पावर इज मैक्सिमम, इसका मतलब मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी? ईवी स्क्वायर आर बाय आर स्क्वायर, बिकॉज जेड किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है एट रेजोनेंस। कट के कितना आया? ईवी स्क्वायर बाय आर। नंबर 2, सब्स्टिट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में। इसको इसमें डालो, पावर कितना हुआ? ईवी स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा बाय आर इंटू आर स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। अभी सब्स्टिट्यूट नहीं किया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब यूज करो सेकंड, पावर हो गया पी मैक्स इंटू आर स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। ये एक और रिलेशन है जो आपके काम में आएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? मतलब अब अगर मैं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बनाते हैं, अगर मैं पावर वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ सिमिलर होगा? होगा कि नहीं? मैंने क्या बोला? देखो, करंट बढ़ेगा तो पावर भी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। सो ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी, ग्राफ बिटवीन पावर and angular frequency is similar to the graph between current and frequency. वो ग्राफ होगा कैसा? वो ग्राफ होगा ऐसा, पावर ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये हो जाएगी रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यहां पे जो पावर होगी वो क्या होगी? पी मैक्स। मानते हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? श्योर? 100%? नाउ इसमें हम डिफाइन करते हैं 2 पॉइंट्स। वी डिफाइन 2 पॉइंट्स कॉल्ड हाफ मैक्सिमम पावर पॉइंट। दो पॉइंट्स मैं इस पे डिफाइन करता हूं,
half maximum power points. At these points, power is half of maximum power. जो मैक्सिमम पावर है उससे आधी पावर होती है. पावर वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ. पावर वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा बना था? ऐसा बना था. ये है मैक्सिमम पावर P max. ये हो गया P max डिवाइडेड बाई 2. ये 2 पॉइंट्स A और B ये कहलाते हैं हाफ मैक्सिमम पावर पॉइंट्स. इनका काम क्या है? गैप, फ्रीक्वेंसी गैप, एंगुलर फ्रीक्वेंसी गैप between half maximum power points A and B is called bandwidth. इस गैप को बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी गैप को कहते हैं बैंडविड्थ. ये जो फ्रीक्वेंसी है ये है रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी. इस गैप को मैंने लिया डेल्टा ओमेगा, इसको लिया डेल्टा ओमेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल ग्राफ है ना दोनों तरफ. तो ओमेगा एट ए कितना होगा? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी माइनस डेल्टा ओमेगा. ओमेगा एट बी कितना होगा? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी प्लस डेल्टा ओमेगा. मतलब बैंडविड्थ कितनी होगी? 2 डेल्टा ओमेगा. ये जो गैप है ये कितना होगा? 2 डेल्टा ओमेगा. ये बैंडविड्थ कैसे निकलेगी आप खुद सोचो. अगर ये बैंडविड्थ चौड़ी हुई तो ये ग्राफ ब्लंट बन जाएगा, लेस क्वालिटी. बैंडविड्थ कम हुई तो हाई क्वालिटी, शार्प आ जाएगा. अब हम इन पॉइंट्स की बात करते हैं. फॉर हाफ मैक्सिमम पावर पॉइंट्स फॉर ए एंड बी, पावर इज पी मैक्स डिवाइडेड बाई 2. पावर का भी एक्सप्रेशन निकाला था, पी मैक्स इंटू आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर. पी मैक्स इंटू आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इज पी मैक्स डिवाइडेड बाई 2. ये सुनो, पी मैक्स कट गया, मतलब इन पॉइंट्स के लिए जेड स्क्वायर किसके बराबर हुआ? 2r स्क्वायर के. इन दोनों पॉइंट्स के लिए जेड स्क्वायर इसके बराबर हुआ. जेड स्क्वायर होता क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर. मतलब एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर किसके बराबर आया? आर स्क्वायर के. दो केस बन सकते हैं. पहला, एक्सएल माइनस एक्ससी आर के बराबर आ जाए. दूसरा, एक्सएल माइनस एक्ससी माइनस आर के बराबर आ जाए. ये दो केस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहां पे एक्सएल छोटा होता है एक्ससी से, यहां पे एक्सएल बड़ा होता है एक्ससी से. तो प्लस कब आएगा? बी के लिए. मतलब ये बी पॉइंट के लिए आ रहा है. और एक्सएल जहां छोटा है वहां नेगेटिव आंसर आएगा, तो ये ए पॉइंट के लिए आ रहा है. अब आप चाहे इससे प्रोसीड कर लो चाहे इससे प्रोसीड कर लो, कॉल आपकी है. किससे करूं? मैंने पॉजिटिव वाला असाइनमेंट में किया हुआ है, तो नेगेटिव वाला यहां कर देता हूं. कंसेप्ट दोनों का सेम है. पॉजिटिव वाला मैंने असाइनमेंट बुकलेट में किया हुआ है, यहां मैं ये कर देता हूं नेगेटिव वाला. ए के लिए बात करें तो एक्सएल क्या हो गया? ओमेगा एट ए इंटू एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा एट ए इंटू सी इज 1 माइनस आर. मानते हो? ओमेगा एट ए कितना है? ओमेगा एट रेजोनेंस माइनस डेल्टा ओमेगा. ये हुआ ओमेगा एट रेजोनेंस माइनस डेल्टा ओमेगा इंटू एल
-1/ओमेगा एट रेजोनेंस माइनस डेल्टा ओमेगा इंटू सी, ये हुआ -r के इक्वल। मानते हो? यहां तक मानते हो? श्योर? ओमेगा एट रेजोनेंस कॉमन ले लो, ऊपर 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा एट रेजोनेंस इंटू एल, माइनस इसमें लो 1/ओमेगा एट रेजोनेंस 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा एट रेजोनेंस, और जो सी है ना इसकी वैल्यू डाल दो। ओमेगा एट रेजोनेंस कितना होता है? 1/√LC, तो सी आ गया 1/L ओमेगा एट रेजोनेंस का स्क्वायर। मानते हो बेटा? मैंने सी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया 1/ओमेगा एट रेजोनेंस का स्क्वायर इंटू एल, न्यूमरेटर में चला गया। एक ओमेगा एट रेजोनेंस कट गया, तो ओमेगा एट रेजोनेंस 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा एट रेजोनेंस इंटू एल, माइनस एक ओमेगा एट रेजोनेंस कटा, ओमेगा एट रेजोनेंस इंटू एल अपॉन 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा एट रेजोनेंस, किसके बराबर है? -r के। ओमेगा एट रेजोनेंस इंटू एल कॉमन बचा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा एट रेजोनेंस माइनस 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा एट रेजोनेंस की पावर -1, ये आ गया -r के। जो वो पावर -1 है उसमें लगाओ बाइनोमियल थ्योरम। वन माइनस एक्स टू पावर 1 प्लस एक्स टू पावर n 1 प्लस nx हो जाता है। हायर पावर्स नेग्लेक्टेड, वो -1 बाहर लाओ, ओमेगा एट रेजोनेंस इंटू एल 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा एट रेजोनेंस माइनस 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा एट रेजोनेंस इज इक्वल टू -r। 1 से 1 काटो, ओमेगा एट रेजोनेंस इंटू एल -2 डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा एट रेजोनेंस, ये हुआ -r, माइनस माइनस कट गया, ओमेगा एट रेजोनेंस कट गया, 2 डेल्टा ओमेगा आ गया r बाय एल। क्या है ये? बैंडविड्थ। 2 डेल्टा ओमेगा क्या थी? बैंडविड्थ। किसके बराबर हुई? r बाय एल के। ठीक है? क्वालिटी फैक्टर को, क्वालिटी फैक्टर is defined as the ratio of resonating angular frequency to bandwidth। ये एक्चुअल डेफिनेशन है। शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग एट रेजोनेंस अगर हम बोलते हैं वो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो उसकी सिग्निफिकेंस है कि वो रिप्रेजेंट किसको करती है। बट एक्चुअल जो उसकी डेफिनेशन है क्वालिटी फैक्टर की, इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द बैंडविड्थ टू द बैंडविड्थ। तो आपके पास क्वालिटी फैक्टर क्या हुआ? ओमेगा एट रेजोनेंस डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा ओमेगा। ओमेगा एट रेजोनेंस क्या है? 1/√LC, और 2 डेल्टा ओमेगा अभी आपने निकाला कितना? r बाय एल। फॉर्मूला बना 1/r√L/c। 5 मार्क की डेरिवेशन है, 5 नंबर की, 5 नंबर की क्वालिटी फैक्टर आपको 5 मार्क का। और ये एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में है, सिलेबस में है, एक बार आई है, और 2016 या 17 में सिलेबस में ऐड हुई थी, उसके बाद एक बार आई है। एनसीईआरटी में बचपन से है, शुरू से, पर सीबीएसई कोर्स में नहीं थी। 2016 या 17 में ऐड हुई थी सीबीएसई सिलेबस में, उसके बाद एक बार बोर्ड में आई हुई है। तो कृपा करके करनी है, 5 नंबर में। आप लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? प्रोबेबिलिटी कम है आने की, बट सिलेबस में है, आ जाए तो आप मना नहीं कर सकते कि आउट ऑफ कोर्स आ गया, ठीक है? सो क्वालिटी फैक्टर मैंने क्या बोला? क्वालिटी फैक्टर की डेरिवेशन जब आपको करनी होगी
तो ये पावर का एक्सप्रेशन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो आपको क्वालिटी फैक्टर की डेरिवेशन आपको यहां से शुरू करनी पड़ेगी। पहले हाफ मैक्सिमम पावर पॉइंट्स आप डिफाइन करोगे, एक्सप्रेशन निकालोगे और फिर क्यू फैक्टर की डेफिनेशन देके आंसर करोगे। यहां तक समझ में आया? दोबारा सुनो क्या किया मैंने, दोबारा मेथड समझो। पहले तो पावर का एक्सप्रेशन निकाल के बताया। पावर होता है मैक्सिमम पावर इंटू आर स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, ये होता है पावर का एक्सप्रेशन। कैसे निकला? पावर होता है ईवी आईवी कॉस फाई, आईवी को लिखा ईवी बाय जेड, कॉस फाई को लिखा आर बाय जेड, तो ईवी स्क्वायर आर बाय जेड स्क्वायर, ये पावर का एक्सप्रेशन आ गया। अगर मैक्सिमम पावर की बात करें तो जेड आर के इक्वल होता है, ईवी स्क्वायर बाय आर आ गया मैक्सिमम पावर, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया पावर के एक्सप्रेशन को, पावर को लिख दिया मैक्सिमम पावर की टर्म्स में। पावर का एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ वैसा ही होगा जैसा करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ है, तो सिमिलर ग्राफ बनाया। एनसीईआरटी में सेम डेरिवेशन करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में की हुई है, उसमें हाफ मैक्सिमम पावर पॉइंट्स नाम नहीं यूज किया, उसने यूज किया पॉइंट्स वेयर करंट इज 1/√2 टाइम्स मैक्सिमम। बात तो एक ही हुई ना, करंट 1/√2 टाइम्स मैक्सिमम कब होगा? जब पावर हाफ ऑफ मैक्सिमम होगी, क्योंकि पावर करंट के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होती है ना। तो इट्स एब्सोल्युटली सेम थिंग, बट वो टर्म्स बड़ी गंदी गंदी बन जाती है, इसीलिए मैंने पावर की टर्म्स पे किया। ठीक है, सो हाफ मैक्सिमम पावर पॉइंट्स क्या हो गए? पी मैक्स बाई 2 वाले। पी मैक्स बाई 2 दो पॉइंट्स होंगे जहां पावर मैक्सिमम का आधा होगी। ये दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप है ये क्या कहलाता है? बैंडविड्थ। जितना ये छोटा होगा उतना ग्राफ क्या होगा? शार्प होगा। तो बैंडविड्थ के इनवर्सली क्यू फैक्टर जो होगा वो बैंडविड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो ये निकालने के लिए ए पॉइंट की अगर बात करें तो ये रेजोनेंस से डेल्टा ओमेगा पीछे, बी की बात करें तो रेजोनेंस से डेल्टा ओमेगा आगे। सो अगर मैं इसमें डेरिवेशन करते वक्त मैंने ए पॉइंट के लिए एक्सएल माइनस एक्सी यूज किया, आप इसके लिए एक्सएल माइनस एक्सी माइनस आर यूज किया, यहां पे आप प्लस आर यूज कर रहे हो। अगर आप बी के लिए करते तो आप यहां पे क्या यूज करते? ओमेगा एट रेजोनेंस प्लस डेल्टा ओमेगा। यहां मैंने माइनस यूज किया ना, इधर प्लस डेल्टा ओमेगा यूज करते, क्योंकि अगर मैं बी के लिए करता तो। हाँ बोलो, आपकी मर्जी है बेटा, कोई भी, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, आपकी कॉल है। स्क्वायर रूट करते तो प्लस माइनस आता है ना। ए के लिए बेटा ये गैप, ये वैल्यू किसकी है? एक्सएल माइनस एक्सी की। जब एक्सएल माइनस एक्सी पॉजिटिव होगा वो कब होगा? जब एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से। एक्सएल बड़ा कब होता है? रेजोनेंस के बाद। रेजोनेंस के बाद मतलब ये बी पॉइंट पे आ गई और ये ए पॉइंट पे बात हो गई जब कम है तो। ठीक है, वो उसके बाद सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। यहां तक बात समझ में आती है? सेम डेरिवेशन 2 नंबर में भी आ सकती है, उसके लिए एक तरीका है, बट वो जुगाड़ है, वो जुगाड़ है। अगर किसी का सिर फर गया तो 2 नंबर में आ सकती है। क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस is the ratio of voltage across inductor or capacitor to the applied voltage. इंडक्ट, ये अगर सिर्फ डेफिनेशन है ये मत लिखना, ये वाली लिखना, वो जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है? ये जुगाड़ क्वालिटी फैक्टर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज। मैं ई से यूज कर रहा था तो ई एल बाई ई, ईसी बाई ई, और ये किस पे बात करते हैं? एट रेजोनेंस। सो एट रेजोनेंस वोल्टेज किसके बराबर होती है? ई आर के। सो क्वालिटी फैक्टर आप ई एल बाई ई आर भी बोल सकते हो, ई सी बाई ई आर भी बोल सकते हो। माइंडेड, ये सारी बात किस पे हो रही है? रेजोनेंस पे। ई एल क्या हो गया? आई एक्सएल, वो हो गया आई आर। एक्सएल को लिखेंगे ओमेगा एल, ओमेगा 1/√LC, फॉर्मूला आया 1/R√L/C।
ठीक है, लॉजिकली मतलब नहीं बना ना, लॉजिकली इसका मतलब है कि वो शार्पनेस हो रही है, मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है ग्राफ। उधर देखो EC बाय ER भी कर सकते हो, ये हो जाएगा XC बाय R 1 अपॉन ओमेगा एट रेजोनेंस इंटू C डिवाइडेड बाय R रूट LC बाय CR, इधर से भी आ गया 1 बाय R रूट L बाय C। जैसे मर्जी अप्रोच ले लो। ठीक है, लॉजिकली ये मतलब नहीं है। अगर ये 1-2 मार्कर में आ गया, 1 में नहीं, ऑब्वियसली 1 में तो MCQs आते हैं। अगर 2 मार्कर में आ गया, अगर 2 मार्कर में आ गया तो आप ये कर सकते हो, विच इज हाईली इम्प्रोबेबल। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। कुछ स्कूल के टीचर्स ये वाला मेथड कराते ही नहीं है, वो कराते ही यही है, वो आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। छोटा सा होमवर्क सुनिए आज का। LCR के NC असाइनमेंट के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने, LCR के असाइनमेंट के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने बाय नेक्स्ट क्लास। ठीक है, 42-43। थैंक यू वेरी मच।